गाइस, अगर आप लोग टियर 2 टियर 1 सिटीज़ में रहते हो और अगर आपको कहीं आने जाने के लिए कभी कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिलता है, तो आप लोग ज़्यादातर क्या बुक करते हो? ऊबर, ओला या रैपिडो। तो इसी में से आज मैं एक कंपनी ऊबर, जो कि सबसे बड़ी जाइंट है राइड हेलिंग इंडस्ट्री की, उसकी बात करने वाला हूँ। मैं आज आपको उसका बिज़नेस मॉडल, उसका रेवेन्यू मॉडल और उसकी पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले उस कंपनी से रिलेटेड कुछ डेटा मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो ऊबर की नेटवर्थ है वो है 13 लाख करोड़, जो कि इतना बड़ा अमाउंट है, वो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। एक कंपनी है ओला, जो कि आप सभी जानते हैं इंडिया में फेमस है, वो उसकी जो नेटवर्थ है वो है 600 करोड़। और एक कंपनी है लिफ्ट, उसकी नेटवर्थ 43,000 करोड़ है। एक कंपनी है बोल्ट, उसकी नेटवर्थ 70,000 करोड़ है। एक कंपनी है ग्रैब, उसकी नेटवर्थ है 1.22 लाख करोड़। और एक कंपनी है डीडी, जो कि चाइना की कंपनी है, उसकी नेटवर्थ है 1.50 लाख करोड़। ये सारी राइड हेलिंग कंपनीज़ हैं, यानी कि राइड बुक करने वाली। तो ऊबर के अलावा जितनी भी कंपनियों का मैंने नाम लिया, अगर उन सब के नेटवर्थ को आप जोड़ लेंगे तो आता है 3.83 लाख करोड़, जो कि ऊबर की नेटवर्थ का 1/3 पार्ट है, यानी कि 33%। तो इतनी बड़ी कंपनी है ऊबर। ऊबर ने एक्चुअली 75% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। अब बात करते हैं हाउ दिस कंपनी इज़ फाउंड एंड इसका आइडिया कैसे आया। तो इसके जो फाउंडर हैं वो दो लोग हैं, पहला ट्रैविस कैलेनिक और दूसरा गैरेट कैम्प। तो ये लोग एक बार पेरिस गए थे एक इवेंट में, और वहाँ से वापस आने के लिए इन्हें टैक्सी चाहिए थी। तो इनके साथ ही सैकड़ों लोग वहाँ पे टैक्सी का वेट कर रहे थे, बट टैक्सी बहुत कम ही आ रही थी, यानी कि जो सप्लाई थी बहुत कम थी और डिमांड ज़्यादा थी। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं कोई ऐसा टेक्नोलॉजी हो जिससे मैं अपने फ़ोन से ही टैक्सी बुक कर सकूं। आज के समय में आपको ये जो आइडिया है किसी के दिमाग में भी आना बहुत ही नॉर्मल लगता होगा, बट जो पहले 2008 की बात है ये, तो उस समय जो मोबाइल फ़ोन्स थे बहुत ही नए नए आए थे, बहुत ही कम लोगों के पास थे। जो भी ऐप वैप आप यूज़ करते हैं वो उस समय उसका काम अभी डेवलपिंग में चल रहा था, ज़्यादा लोगों को ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आती नहीं थी। और जो जीपीएस यानी जो गूगल मैप आज आप एक्सेस कर लेते हैं एक ही क्लिक में, वो उस समय इतना पॉपुलर नहीं था, वो भी अभी उसका काम भी डेवलपिंग में ही चल रहा था। तो जब और रिसर्च करी इस आइडिया के बारे में गैरेट कैम्प ने, तो उन्होंने पाया कि जैसे अगर कोई गली है जो कि जिसके बीच में कोई बिल्डिंग है, इसके इस तरफ रोड है, इसके उस तरफ रोड है, उस तरफ से कोई टैक्सी खाली जा रही है बिना कस्टमर के, और इस तरफ कोई वेट कर रहा है टैक्सी के लिए, बट ना वो इसके पास इसको जानता है ना ये इसको जानता है। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं कनेक्शन बिल्ड कर दूं तो कितना अच्छा होगा। और यही काम किया उन्होंने ऊबर को स्टार्टअप करके। तो जब उन्होंने ऊबर स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने इसको लॉन्च किया सैन फ्रांसिस्को में। उन्होंने वहाँ पे सबसे पहले जो हाई टिकट क्लाइंट थे, जो प्रीमियम क्लाइंट थे, उन्हें टारगेट किया। ब्लैक लग्जरी कार्स इन्होंने निकाली, यानी कि हायर की, और जो हाई टिकट क्लाइंट्स थे उन्हें टारगेट किया, क्योंकि जो आप बिज़नेस में पहली बार आते हो, जो भी अगर आप चीप क्लाइंट को अगर आप टारगेट करोगे तो वो आपको पैसा नहीं दे पाएगा लॉन्ग टर्म के लिए। बट अगर आपको एक बार हाई टिकट क्लाइंट मिल गया, अमीर क्लाइंट मिल गया, तो आपको ज़िंदगी भर पैसा देने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसे सर्विस की कीमत पता होती है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका बिज़नेस मॉडल। तो बेसिकली जो और टैक्सी कंपनीज़ थी वो ट्रेडिशनल टैक्सी कंपनीज़ थी, बट ये जो ऊबर थी ये टेक्नोलॉजी कंपनी थी। इसका एक्चुअली टैक्सी का बिज़नेस था ही नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कंपनीज़ थी वो पहले कार ख़रीदती थी, देन ड्राइवर हायर करती थी, कार में फ्यूल डलवाती थी, मेंटेनेंस देखती थी, उसका उसका ऑपरेशनल का हेडेक सारा कुछ कंपनी का था। बट जो ऊबर थी ये ना कार ख़रीदती थी, ना ड्राइवर हायर करती थी, और ना कोई फ्यूल का कॉस्ट था इसका, ना कोई ऑपरेशन का कॉस्ट था। तो ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी थी, बस इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि कस्टमर और टैक्सी ड्राइवर को कनेक्ट करे। आप एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जैसे कि आपको हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है।
हॉस्पिटल नहीं, होटल का एग्जांपल लेते हैं। कोई आपको होटल बनाना है, आप पहले बिल्डिंग परचेज़ करोगे, ठीक है, फिर फर्नीचर लगाओगे, फिर स्टाफ ढूंढोगे उसको रन करने के लिए। बट वहीं पे एयरबीएनबी जो कि एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, ठीक है, उसने कस्टमर और जो होटल्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया। तब भी आज एयरबीएनबी एक हॉस्पिटैलिटी जाइंट बना हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका रेवेन्यू मॉडल। तो बेसिकली इसके 5 इनकम सोर्सेस हैं। पहला जो इनकम सोर्स है वो है राइड कमीशन, और यही इसका मेन सोर्स है। तो राइड कमीशन में होता है कि अगर आप कस्टमर हैं और आप 300 की राइड बुक करते हैं, ठीक है, तो उसमें से 240 रुपये जाता है ड्राइवर को और 60 रुपये जाता है ऊबर को। 60 रुपये आपको एक बहुत छोटा अमाउंट लगता होगा, बट आप सोच के देखिए कि ऊबर पे हर रोज़ 4 करोड़ एवरेज राइड्स बुक होती हैं। तो अगर आप 4 करोड़ को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 करोड़ आता है, विच इज़ सच अ ह्यूज अमाउंट। और जो दूसरा इनकम सोर्स है वो है एडवर्टाइजमेंट। तो ऊबर जो है ये अपनी ऐप्स, अपनी वेबसाइट्स पे दूसरी कंपनियों के एडवर्टाइजमेंट भी करती है, तो उससे भी इसका एक ह्यूज अमाउंट रेवेन्यू का आता है। और जो तीसरा रेवेन्यू मॉडल है वो है सर्ज प्राइजिंग। सर्ज प्राइजिंग में अक्सर होता क्या है कि जैसे कोई कंडीशन है कि मान लो बारिश हो रही है, ठीक है, और जो कैब ड्राइवर्स हैं अवेलेबल वो कल 20 हैं, ठीक है, और कस्टमर जिनको नीड है कैब की वो 100 हैं। तो इस सिचुएशन में प्राइस को बढ़ा दिया जाता है, तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्राइस बढ़ाया जाता है उससे भी ऊबर की कमाई हो जाती है। और जो चौथा मॉडल है वो है ऊबर ईट्स। ऊबर ईट्स में जो फूड होता है उसको डिलीवर किया जाता है ऊबर के द्वारा। और जो पांचवा इनकम सोर्स है वो है मेंबरशिप प्लान। मेंबरशिप प्लान उनके लिए है जो कि ऊबर के रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, उनको मेंबरशिप प्लान अगर वो लेते हैं, एक्चुअली एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है, अगर वो लेते हैं तो उन्हें डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है कंपनी हर राइड पे, और भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जिनके पास सब्सक्रिप्शन होता है, बजाय उनके जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। ये केवल उनके लिए यूजफुल होता है जो कि ऊबर के रेगुलर कस्टमर्स होते हैं। अब समझते हैं कि ऊबर ही इतना ग्रो क्यों हुआ, क्योंकि बाकी राइड हेलिंग कंपनीज भी तो थी। तो इसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि मान लो कि आपके आसपास कोई भी आलू बेचने वाला नहीं है, ठीक है, किसी भी मार्केट में, और कोई आलू बेचने वाला आदमी आता है, वो आलू की दुकान लगाता है, आलू बेचना चालू करता है और कस्टमर्स आते हैं उसकी दुकान में, ठीक है, और फिर कुछ दिन बाद वो दूसरी दुकान खोल देता है कहीं और उसके बाद फिर तीसरी, चौथी, ऐसे ही पूरी मार्केट में छा जाता है, ठीक है, पूरी मार्केट कैप्चर कर लेता है। और फिर अगर कोई और आलू बेचने वाला आएगा तो क्या ज़्यादातर कस्टमर उसके पास जाएंगे? बल्कि जो पहले से ही आलू बेच रहा है, जिसके पास कस्टमर का कनेक्शन है, उनसे अच्छी बातचीत है, तो कस्टमर उनके पास जाएंगे। तो यही कारण है मेन कि ऊबर ने मार्केट कैप्चरिंग पे फोकस किया, ना कि ग्रोथ, ना कि प्रॉफिट पे। उसने ये सोचा कि मैं कितनी जल्दी मार्केट कैप्चर कर सकता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि उसे डिफ़िकल्टीज़ नहीं आई। जब वो एक्सपैंड कर रहा था तो उसे बहुत जगह डिफ़िकल्टी का भी सामना करना पड़ा, जहाँ पे पहले से ही कंपनियाँ थी। पहला तो अमेरिका में ही एक लिफ्ट नाम की कंपनी थी, ठीक है, उससे इसको कम्पीट करना पड़ा। दूसरा इंडिया में आई तो ओला से इसे कम्पीट करना पड़ा। और जब चाइना में एक कंपनी पहले से ही थी लोकल में, उसका नाम था चक्सिंग, डीडी चक्सिंग था, ठीक है, तो उससे भी इसको कम्पीट करना पड़ा। और लास्टली जो ऊबर थी वो हार गई, और जो ऊबर थी उसने अपने सारे ऑपरेशंस डीडी चक्सिंग को बेच दिए। और अभी आज की डेट में चाइना में कोई भी ऊबर नहीं चलती है। और जो साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट था, वहाँ पे एक कंपनी थी ग्रैब, तो वो पहले से वहाँ पे अड्डा जमाई थी। तो वहाँ पे जब ऊबर गई तो उसको इस कंपनी से कम्पीट करना पड़ा, तो वहाँ भी ऊबर फेल हो गई और इसने अपने ऑपरेशंस ग्रैब को बेच दिए। तो ये 4 जगह ऊबर को स्ट्रगल करना पड़ा। बाद में ऊबर को कुछ और डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और टैक्सी यूनियंस ने इसका प्रोटेस्ट किया, और कुछ देशों की गवर्नमेंट ने इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनकी जॉब खा जाएगा, जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं टैक्सी चला रहे हैं उनकी जॉब खा जाएगा। बट
लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये उनकी जॉब को कन्वर्ट कर रहा है, उन्हें कस्टमर्स प्रोवाइड कर रहा है, उनकी जॉब नहीं खा रहा है। इसी कारण से जब इसको मीडिया ने फोकस किया और जलील किया, तो जो इसके उस समय के सीईओ थे ट्रैविस कैलिनिक, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा और इसके नए सीईओ बने डारा खोस्टोशाही। और उन्होंने इसकी ग्रोथ को ना देखकर, इसके एक्सपेंशन को ना देखकर इसके प्रॉफिट पे फोकस किया और इसका आईपीओ भी लॉन्च किया। बट जब कोरोना का टाइम आया, पेंडेमिक का टाइम आया, तो जो राइड्स थी वो तो बुक होना बंद हो गई, क्योंकि हर जगह किसी को भी राइड्स की ज़रूरत नहीं थी, किसी को बाहर निकलना ही नहीं था। तो उसमें क्या किया ऊबर ने, जो ऊबर ईट्स नाम का सेक्शन डिपार्टमेंट बनाया था ऊबर ने, उसका इस्तेमाल किया। वो इस समय एक ऐसा मॉडल था जो कि काम कर रहा था इस पेंडेमिक में भी, तो लोगों ने उसको चुना। तो लोगों को खाना तो खाना ही था, भले ही सब कुछ बंद था, तो इसने सारा फोकस हटाकर अपनी डिलीवरी पे किया कि कितनी जल्दी मैं डिलीवर कर सकता हूँ, जो कि घरों से लोग ऑर्डर करना तो जानते ही थे जिनके पास पैसा था। तो इसने प्रीमियम क्लाइंट्स को टारगेट किया और इसने अपनी डिलीवरी सर्विसेज फास्ट कर दी, जिसके कारण इसे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ ऊबर ईट्स का। और जब पेंडेमिक का टाइम ख़त्म हुआ तो इसने अपने आप को पूरा एक लॉजिस्टिक बिजनेस में बदला, जिसमें डिलीवरी भी होगी और राइड भी और ग्रोसरी भी। तो एट लास्ट हमें कुछ लेसन्स सीखने को मिलते हैं इस कंपनी से। जो भी टीनेजर हैं, जो भी अपना फ्यूचर में बिज़नेस करना चाहते हैं, लेसन से कुछ नया आइडिया मिल जाए बिज़नेस का। तो जो फर्स्ट लेसन है वो है कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो छोटी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करके उन्हें बड़े स्केल पे सॉल्व करके बड़ी कंपनी बनती हैं। और जो दूसरा लेसन है वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो भी ज़्यादातर हाई नेटवर्क वाली कंपनी जो होती हैं, जिनका नेटवर्क देश विदेश में बहुत दूर दूर तक फैला होता है, उन्हें मिला होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि जहाँ पे मार्केट खाली है वहाँ पे आप जाके कैप्चर कर लो। तो इसलिए अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो आप खाली मार्केट को ढूंढें, ठीक है। आप रिसर्च करें कि हमारे लिए कौन सी जगह अभी ऐसी है जहाँ पे कोई भी मार्केट में नहीं उतरा है अभी तक। और जो तीसरा लेसन है वो है एग्जीक्यूशन। जब भी आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है तो उसे आप चाहे स्मॉल स्केल पर ही बट एग्जीक्यूट करके देखें, क्या ये आइडिया स्केलेबल है, क्या यह काम करता है कि नहीं। और जो चौथा लेसन है वो है कि जितना हो सके अपने बिज़नेस में या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, बिकॉज टेक्नोलॉजी कैन बीट योर कॉम्पिटिटर। क्योंकि अगर आपका कॉम्पिटिटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो आप उससे 10 टाइम्स आगे निकल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।